लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के चुनाव में यही हो रहा है। हिंदूवादी लोग ये सोच रहे हैं कि बीजेपी एसआईआर लेकर आई है, इससे सिर्फ मुसलमानों को नुकसान होगा, लेकिन हो गया इसका उल्टा। हिंदुओं का नाम भी भर भर के काटे गए हैं और इसी वजह से बंगाल में कैसी अफरा तफरी मची है, इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे आज। एक निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखना, तभी चाय वाली चर्चा में इन अंधभक्तों का मुंह बंद कर पाएंगे। दोस्तों, जब ये आंकड़े और ये तथ्य आप समझ जाएंगे, ये लोकतंत्र का दोस्तों कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, यानी कि निर्मम हत्या है जो देश के जज कर रहे हैं। इन जजों को लगता है कि वे देश की जनता और देश का भविष्य तय करने का अधिकार रखते हैं। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि देश के जाने माने शिक्षाविद और लेखक प्रोफेसर अपूर्वानंद कह रहे हैं। यही मुद्दा है कि जिस पर विस्तार से चर्चा करनी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल को लेकर एनआरसी के भीतर से जो निकला है वो सच में बहुत खतरनाक है। दोस्तों, बहुत सारे नफरती विचारधारा के लोग एनआरसी को केवल इसलिए समर्थन कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मुसलमानों को 2 दर्जे का नागरिक बना दिया जाएगा, जमकर उनका नाम कटेगा, यानी अब्दुल टाइट होगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में कहानी पलट गई है। यहां जिन 90 लाख से अधिक मतदाताओं को सूची से बाहर किया गया है, उनमें से 63% हिंदू हैं और मुसलमान लगभग इसके आधे हैं, 34%। यानी पश्चिम बंगाल में अब्दुल से अधिक अनिरुद्ध टाइट हुए। लेकिन यदि एक नागरिक के रूप में देखें तो यह नुकसान न अब्दुल का है न अनिरुद्ध का है। दोस्तों, यह नुकसान पूरे देश का है, इस देश के लोकतंत्र का है, इस देश के संविधान का है। इस वीडियो में पश्चिम बंगाल एनआरसी से संबंधित कम से कम 5 रिपोर्टों को आसान भाषा में देखेंगे, क्योंकि ज्ञानेश कुमार की कुर्सी तो अमृत को प्राप्त हो चुकी। जिन मथुआ समुदाय के लोगों को भाजपा नागरिकता देने का वादा कर रही थी, अब उन्हें ही थोक के भाव से सूची से बाहर किया गया है। और समझने वाली बात यह है कि भर भर करके दलितों के वोट काटे गए हैं, वो भी कई जगहों पर मुसलमानों से अधिक। बंगाल में जो एनआरसी के नाम पर जो हुआ है वो बेहद गंभीर रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए इस पूरे मामले को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आंकड़ों की चर्चा थोड़ी अधिक होगी, क्योंकि सारा खेल दोस्तों आंकड़ों का ही है। तो विशेष ध्यान देकर सुनिएगा। सबसे पहले द हिंदू की इस रिपोर्ट को देखिए, फिर एएनआई न्यूज, न्यूज लॉन्ड्री और स्क्रॉल की रिपोर्ट देखेंगे और यह भी समझेंगे कि कैसे भाजपा शासित राज्यों से पुलिस बल पश्चिम बंगाल में लगाया गया और इस पर क्या सवाल है। द हिंदू की रिपोर्ट बता रही है कि पश्चिम बंगाल में एनआरसी के दौरान 90 लाख वोटरों को सूची से बाहर किया गया है और इनमें से 63% हिंदू और 34% मुसलमान हैं। एनआरसी से पहले और बाद में बूथ स्तर के आंकड़ों की तुलना करने पर पता चलता है कि 57.47 लाख यानी 63% हिंदू हटाए गए, जबकि 31 लाख से अधिक यानी 34% मुसलमान हटाए गए। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि पश्चिम बंगाल में 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में मुसलमानों की आबादी 27% थी, लेकिन हटाए गए नामों में मुसलमानों की संख्या आबादी के अनुपात से अधिक 34% है। यहां 2 चीजें समझने योग्य है दोस्तों। पहली, मुसलमानों की आबादी 27% है, लेकिन एनआरसी में 34% मुसलमान हटाए गए। और दूसरी, जो लोग यह सोचकर खुश हो रहे थे कि मुसलमानों का नाम कटेगा, उनका नुकसान होगा, उनको भी झटका लगा है, क्योंकि 63% हिंदुओं के नाम कटे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में हथुआ समुदाय, जो दलित समुदाय से हैं और बांग्लादेश से आए हैं, खासकर जिन सीटों पर इनकी संख्या अधिक है, उन्हें भाजपा नागरिकता देने का वादा कर रही थी, लेकिन एनआरसी में इन्हें भी बड़ा झटका लगा है। उत्तर 24 परगना जिले की बागदा विधानसभा सीट पर 50,000 से अधिक नाम काटे गए, जिनमें से 46,000 से अधिक हिंदू और 3,000 के आसपास मुसलमान हैं। इसी जिले की
बगदा उत्तर विधानसभा सीट पर 42,000 से अधिक नाम काटे गए, जिनमें 37,000 से अधिक हिंदू और लगभग 4,000 मुसलमान हैं। भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में 50,000 से अधिक वोट काटे गए, जिनमें 37,000 से अधिक हिंदू हैं और 12,000 मुसलमान हैं। वहीं कुछ सीटों पर 90% से अधिक हिंदुओं के नाम कटे हैं। चुनाव आयोग ने 28 फरवरी को जो वोटर सूची जारी की थी, उनमें 63 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए और 60 लाख अन्य लोगों के नाम न्यायिक प्रक्रिया के तहत जांच में लगा दिए गए। और इन 60 लाख में से 27 लाख वोटरों को 6 अप्रैल वाली सूची से बाहर कर दिया गया। यानी कुल 90 लाख से अधिक, मतलब लगभग 91 लाख वोटर पश्चिम बंगाल की सूची से गायब कर दिए गए हैं। दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि जांच प्रक्रिया के दौरान यानी 60 लाख वालों में जो छटनी हो रही थी, तो उसमें मुस्लिम बहुल क्षेत्र से ज्यादा वोटर हटाए गए। जैसे मुर्शिदाबाद, जो कि राज्य में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला जिला है, यहां पर सबसे ज्यादा संख्या में मुस्लिम वोटरों के नाम काटे गए। 11 लाख से ज्यादा नाम यहां जांच के लिए भेजे गए थे और 4,55,000 से ज्यादा नाम काट दिए गए। इसी तरह उत्तर 24 परगना जिले में न्यायिक प्रक्रिया के दौरान 3,15,000 वोटरों के नाम काट दिए गए। पश्चिम बंगाल में चुनाव शुरू होने में केवल 2 सप्ताह का समय है। कुल वोटरों की संख्या 6,45,00,000 है, जबकि एसआईआर शुरू होने से पहले इनकी संख्या 7,66,00,000 थी। पहली बार जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए थे, यानी 5 साल पहले, यहां वोटरों की संख्या 7,34,00,000 थी। दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि पश्चिम बंगाल में अब्दुल करीम नाम के एक व्यक्ति हैं, जो कि एक सरकारी कर्मचारी हैं और खुद एसआईआर में वो ड्यूटी भी कर रहे थे। उनका नाम भी काट दिया गया है। यानी जो सरकारी कर्मचारी है, जिनके पास पासपोर्ट है, तमाम दस्तावेज हैं, फिर भी उनका नाम काट दिया गया। और तो और जो व्यक्ति खुद एसआईआर की ड्यूटी कर रहा है, उनका भी नाम काट दिया जाता है। नाम अब्दुल करीम है। द टेलीग्राफ की इस रिपोर्ट को जरा आप ध्यान से देखिएगा। बताया गया है कि साउथ कोलकाता में 36% नाम काट दिए गए और नॉर्थ कोलकाता में 64% नाम काट दिए गए। साउथ परगना में 45% नाम काटे गए, नॉर्थ परगना में 55% नाम काटे गए और हावड़ा में भी 45% नाम काटे गए। पत्रकारों ने स्थानीय लोगों से बातचीत किया जिनके नाम कटे हैं, तो उनका कहना है कि यह सारी प्रक्रिया जल्दीबाजी में की जा रही है। ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर पश्चिम बंगाल को निशाना बनाया गया है। स्टार्टिंग से ही वोटरों का किसी चीज पर कोई नियंत्रण नहीं है। सब कुछ चुनाव आयोग अपने मन से कर रहा है और वो अपनी मर्जी से ही मान लेता है कि वोटरों की ही गलती है, जबकि ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। दोस्तों, यह सब कुछ एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत होना चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग खुद ही लोगों को जानबूझकर लिस्ट से बाहर करने पर तुला हुआ है। और समझने वाली बात यह है, और सबसे ज्यादा शर्मनाक, भयावह, चिंताजनक बात यह है कि कचुआ ये सारी प्रक्रिया करते हुए हर चीज को छुपा कर रखना चाहता है, यानी चोर की तरह व्यवहार कर रहा है। दोस्तों, इसीलिए वो डिजिटल डाटा नहीं देता, स्कैन कॉपी अपलोड करता है ताकि लोग जांच ना कर सके। जांच करने में खूब सारा समय लगे, मेहनत लगे, पैसा खर्च हो। पिछले दिनों एटी न्यूज ने बताया था कि भवानीपुर और बालीगंज में जिन लोगों के नाम जांच के लिए रोके गए थे, उनमें अब औसतन देखा गया है कि यदि एक हिंदू मतदाता का नाम रोका गया तो उनकी तुलना में 3 गुना से भी ज्यादा अधिक मुस्लिम वोटरों के नाम जांच के लिए भेजे गए। अब ऑल्ट न्यूज की नई रिपोर्ट बताती है कि अन्य स्थानों पर भी मुसलमान वोटरों को लेकर मामला बड़ी गंभीर है। दोस्तों, आप अपने सामने इस चार्ट को देखिए। यहां 6 विधानसभा क्षेत्र का एनालिसिस दिया गया है। भवानीपुर में लगभग 22% मुस्लिम वोटर हैं, लेकिन जब जांच के नाम पर रोकने की बात आई तो लगभग 52% मुसलमानों के नामों को ही रोका गया, यानी उनकी समीक्षा की गई। इसी तरह मानिकचक की बात करें तो यहां 97% से ज्यादा मुस्लिम मतदाताओं की जांच की गई, जबकि हिंदुओं की मात्र 1.5%। मोथाबारी में भी लगभग 97% से ज्यादा मुस्लिम वोटरों की जांच हुई, हिंदुओं की मात्र 3%। शमशेरगंज में तो हद ही हो गई दोस्तों, 98.1
68% जो जांच हुई वो मुस्लिम मतदाताओं की हुई, हिंदुओं की मात्र 2.3%। ऐसे ही हाल बहरामपुर का भी है। यहां पर जांच में 61.6% मुस्लिम वोटर थे। क्या आपके मन में यह सवाल नहीं उठ रहा है कि अगर यह नियम सबके लिए बराबर है तो ज्यादातर समय एक ही समुदाय के लोग इतना काटे क्यों जा रहे हैं? कहीं चुनाव आयोग का सिस्टम पक्षपाती तो नहीं है? अगर सिस्टम सही है तो एक ही इलाके में इतना फर्क क्यों आ रहा है? और जिन लोगों के नाम जांच के नाम पर रोका गया है उनका संवैधानिक अधिकार लूटा जा रहा है। जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, ये लोग वोट नहीं डाल पाएंगे तो इस पाप का भागीदार कौन होगा? ऐसी कौन सी इमरजेंसी है कि जल्दीबाजी में चुनाव कराना ही है? क्या धरती पलटने वाली है? और यदि धरती पलटने वाली ही है तो फिर चुनाव करा के करोगे क्या तुम? दोस्तों, न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट बता रही है कि पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी के समर्थक हिंदू शरणार्थी वोटर हैं वो भी काफी हद तक प्रभावित हैं। जिन लोगों के नाम काटे हैं उनमें बड़ी संख्या में बंगाल के आए हिंदू शरणार्थी हैं जो आमतौर पर भाजपा के मजबूत वोटर माने जाते हैं। इसी वोट बैंक के सहारे भाजपा पश्चिम बंगाल में मजबूत हुई और अब उन्हीं के नाम कट रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि ऐसा लग रहा है हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। हमने सरकार पर भरोसा किया, यानी मोदी सरकार पर, और अब हमारा ही नाम काट दिया गया है। लोग अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। यह रिपोर्ट बताती है कि बहुतों के पास आधार कार्ड, पुराने वोटर कार्ड, दूसरे कागजी प्रमाण, तमाम सरकारी कागजात मौजूद हैं, मगर फिर भी नाम काट दिया गया। सवाल उठता है कि अगर दस्तावेज होने के बाद भी नाम कट रहे हैं तो फिर एसआईआर प्रक्रिया कितनी सही मानी जाए? और तो और पश्चिम बंगाल में जो शरणार्थी समुदाय हैं उन्हें डर है कि कहीं ये एनआरसी की तरह मामला न बना दिया जाए, यानी इन्हें भारत से बाहर न करने की बात होने लगे, कैंपों में न भेज दिया जाए, यानी कहीं बांग्लादेश से आए लोगों की सारी सुविधाएं न छीन ली जाए। यह रिपोर्ट बताती है कि कई जगहों पर बहुत ज्यादा नाम काटे गए हैं, कहीं बहुत कम और कहीं एकदम नहीं, यानी प्रक्रिया एक जैसी नहीं लग रही है। कहीं कार्रवाई बहुत ज्यादा हुई, कहीं कम हुई और कहीं हुई ही नहीं। पश्चिम बंगाल का मुद्दा हद से ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। दोस्तों, खुद बीजेपी का भी अपना वोट बैंक बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। विपक्ष का जो हुआ है वो तो हो ही रहा है। बंगाल में मथुआ समुदाय कम से कम 55 विधानसभा क्षेत्रों में फैला हुआ है। 1.25 करोड़ से भी ज्यादा वोटर के रूप में ये लोग हैं। भाजपा का समर्थन करते हुए आए हैं, लेकिन अब ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये तमाम महिलाएं वोटर लिस्ट के नाम काटने पर अपना अपना अलग दुखड़ा सुना रही हैं, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में इनका दुख सुनने वाला, समझने वाला कोई नहीं है। लोग परेशान हैं कि उनके भविष्य का क्या होगा, ये भारत में रह भी पाएंगे या कल को भगा दिए जाएंगे। दोस्तों, अब जरा ये रिपोर्ट देखिए। टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने इसे साझा करते हुए लिखा है कि भारत के 29 राज्यों में से खाली यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश के सशस्त्र पुलिस को ही बंगाल में क्यों तैनात किया जा रहा है? इन तीनों राज्यों में ऐसा क्या खास है? यह भ्रष्ट ज्ञानेश कुमार और भ्रष्ट चुनाव आयोग इससे ज्यादा बेशर्मी और क्या कर सकते हैं? अब साकेत गोखले जी को कौन बताए कि अरे अमृत काल चल रहा है। भाई, ये अमृत काल का कचुआ है और ज्ञानेश कुमार उस हद की बेशर्मी दिखा चुके हैं कि जितना आप सोच भी नहीं सकते। और सुन लीजिए गोखले साहब, अब ट्विटर पर लिख के, प्रेस में बयान देकर, हल्का फुल्का विरोध करके आप ज्ञानेश कुमार का कुछ नहीं कर सकते। वैसे कर तो पार्लियामेंट में भी कुछ नहीं सकते, काहे कि महाभियोग भी चल नहीं सकता। लाकर देख लीजिए ना, सांसदों के हस्ताक्षर करके ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग का नोटिस दिया था ना, लेकिन दोनों सदनों में खारिज कर दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ऊपर से लेकर नीचे तक इनकी ज्यादा बेशर्मी है कि संसद के दोनों सदनों ने बताया तक नहीं खारिज क्यों हुआ। क्या ज्ञानेश कुमार भगवान है? कौन है ज्ञानेश कुमार? अरे जनता के पैसे पर चलने वाले आयोग के मुखिया हैं और किस तरह बिठाए गए हैं, क्यों बिठाए गए हैं, सब जानते हैं दोस्तों। और जनता इनसे सवाल नहीं करती, विपक्ष इनसे जवाब नहीं मांग सकता। और यदि इन्हें पद से हटाने के लिए कार्रवाई की जाए तो अमृत काल में लोकसभा और राज्यसभा बिना कोई कारण बताए नोटिस को खारिज कर देता है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण लिखते हैं कि हमारी संसदीय
लोकतंत्र व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई है कि बार बार कदाचार करने वाले स्पष्ट रूप से पक्षपाती मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव, जिस पर 193 सांसदों ने विधिवत हस्ताक्षर किए थे, उसको अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बिना कोई कारण बताए ही खारिज कर देता है। सोचिए, भारतीय लोकतंत्र किस गर्त में जा चुका है, कितनी भयावह स्थिति आ चुकी है। 193 सांसद की बात का कोई मोल नहीं। हालांकि आप सबको पता है कि असल में कुर्सी किसकी बचाई जा रही है। ज्ञानेश कुमार तो खाली मोहरा है दोस्तों, चेहरा है बस। इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कोई और है, और ये कौन है ये आप सबको पता है। द टेलीग्राफ ने इस रिपोर्ट के जरिए एक राज्य के बारे में, एक राज्य के बारे में आंकड़े दिए। आप भी देख लीजिए, तमिलनाडु में 1 करोड़ से ज्यादा वोटर हटा दिए गए, केरला में 24 लाख से ज्यादा, गुजरात में 70 लाख से ज्यादा, बिहार में 68 लाख से ज्यादा, मध्य प्रदेश में 45 लाख से ज्यादा, छत्तीसगढ़ में 13 लाख से ज्यादा, राजस्थान में 44 लाख से ज्यादा, गोवा में 1.5 लाख से ज्यादा, अंडमान में 70,000 से ज्यादा, लक्षद्वीप और पांडुचेरी में 1400 और 1,19,000 से भी ज्यादा वोट हटा दिए। दोस्तों, इतने वोट को हटा दिए गए। दोस्तों, सवाल यह है कि जो लोग हटाए गए हैं, क्या वो भारत के नागरिक नहीं हैं? क्या ज्ञानेश कुमार इन लोगों को देश से बाहर भेजने की व्यवस्था करेंगे? क्योंकि अगर ये देश के नागरिक हैं तब तो इन्हें वोटिंग राइट मिलना चाहिए। संविधान कहता है वोटिंग राइट छीनकर आखिर ज्ञानेश कुमार और उनके आका करना क्या चाहते हैं? क्या उनके लिए सत्ता इतनी महत्वपूर्ण है कि चाहे पूरे देश की व्यवस्था खत्म हो जाए, लोकतंत्र खत्म हो जाए, लेकिन कुर्सी बची रहनी चाहिए? दुनिया भर में जब भी किसी लोकतंत्र में लोकतांत्रिक संकट पैदा होता है, संवैधानिक संकट पैदा होता है, जब लोगों के महत्वपूर्ण अधिकार छीने जाते हैं, तो सबकी नजर न्यायपालिका पर होती है। और अमृत काल में ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा अमृत वर्षा न्यायपालिका पर ही हो रही है। एसआईआर पर रोक लगाने और उनके भीतर हो रही गड़बड़ियों के खिलाफ तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कचुआ को जिम्मेदार और जवाबदेह बनाने की बजाय खुद ही लाठी डंडा लेके कचुआ के साथ चल देने का फैसला कर लिया, और चलने भी लगा। न्यायपालिका ने अपने ही जजों को काम पर लगा दिए एसआईआर करवाने के लिए। यहीं से पूरी कहानी का सार समझ में आता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जयमाला बागची ने कह दिया कि जिन लोगों का नाम सत्यापन में रुका, यानी जिनका नाम सत्यापित नहीं हो पाया है, उनको हम लिस्ट में शामिल होने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। अपीलें लंबित है तो रहे, केवल इस आधार पर उनका नाम नहीं जोड़ा जा सकता, यानी लोगों का सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक अधिकार लूट लिया जाए तो लूट लिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज साहब लोग कचुआ और उनके आका को नाराज नहीं कर सकते। इन्हीं बातों को देखते हुए प्रोफेसर अपूर्वा ने लिख दिया कि यह लोकतंत्र की निर्मम हत्या है, यानी कोल्ड ब्लडेड मर्डर। जजों को लगता है कि उन्हें जनता और राष्ट्र का भविष्य तय करने का अधिकार है। वैसे दर्शकों को आपको याद दिला दिया जाए कि यह दुनिया का इतिहास रहा है, जब किसी के भी सामने सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, सारे अपीलीय प्राधिकरण गुमनाम नजर आने लगते हैं, गायब हो जाते हैं, घुटने टेक देते हैं, उनकी शक्ति समाप्त हो जाती है या वो गुलाम हो जाते हैं, तो फिर जनता दूसरे ही मूड में आ जाती है। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, यानी लोकतंत्र की आत्मा के भीतर करोड़ों वोटरों के नाम काटने का जो पाप हो रहा है, इस पाप का भागीदार कौन है? सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने जिस तरह से एसआईआर के मामले को सुनवाई किया है, वो शुरू से लेकर आखिरी तक संदेहास्पद नजर आती है। दोस्तों, पहले दिन से जो बात मैं कहता आ रहा हूं वही सच साबित हो रही है। जो मुद्दा लेकर लोग एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए थे, जांच करनी थी एसआईआर वैध है या अवैध, उसे छोड़िए, जस्टिस सूर्यकांत ने दूसरा ही राग अलापना शुरू कर दिया है, और उस राग का सीधे फायदा बीजेपी को मिल रहा है। बाकी देखते जाइए लोकतंत्र की आत्मा और कितनी मजबूत होती है। आप सभी को यह अमृतकाल बहुत बहुत मुबारक। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। पहली बार है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।